तो अब आ जाता है हमारे पास थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। इस सीरीज़ के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सेकंड सीरीज़ में अगर हम देखें तो यहाँ से मॉडल्स स्टार्ट हो जाते हैं जो पर्टिकुलरली किसी एटम को डिफाइन करते हैं या एटम की स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला मॉडल जो डिस्क्राइब किया गया था एटम के लिए वो था थॉमसन का मॉडल। और थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग ये छोटा सा एक डायग्राम जो कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, इसमें एक ग्रीन कलर का पार्ट रिप्रेजेंट किया गया है और एक ब्लू कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट किया गया है जो कि इसके अंदर एम्बेडेड है। तो जे थॉमसन ने, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, जे थॉमसन ने अपने मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी नाम दिया था, क्योंकि इन्होंने अपने मॉडल की जो तुलना है, जो कंपैरिजन है, वो बेसिकली वाटरमेलन के साथ की। वाटरमेलन के साथ क्योंकि इनका ये कहना था कि कोई भी एटम जब तैयार होता है तो उसकी पूरी सराउंडिंग पॉजिटिवली चार्ज होती है, पूरी की पूरी सराउंडिंग पॉजिटिवली चार्ज होगी और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं पर एम्बेडेड होंगे, कहीं कहीं पर अंदर की तरफ धंसे हुए होंगे। और ये स्ट्रक्चर बेसिकली एक तरबूज की तरह दिखाई देती है, एक वाटरमेलन की तरह दिखाई देती है। जो कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है वो एक रेड कलर का पार्ट हो गया, जो वाटरमेलन का रेड पार्ट होता है क्योंकि कंप्लीट रेड है। लेकिन उसमें कहीं कहीं पर सीड्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। वो सीड्स यहाँ पर काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिसके बिहाफ पे उन्होंने इस मॉडल को नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि किसी भी एटम की स्ट्रक्चर में, किसी भी एटम की जब डिस्कवरी हुई तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी पूरी तरह से कंसिस्टेंट पाई गई यूनिफॉर्मली, लेकिन उसमें नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं पर एम्बेडेड पाए गए, कहीं कहीं पर धसे हुए पाए गए। ये छोटा सा एक मॉडल जिसको इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल का नाम दिया, ये थॉमसन का, जे थॉमसन का मॉडल था, जो हमें बताता है कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस तरीके से कंसिस्टेड होते हैं। आफ्टर देन हमारे पास आ गया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड्स जो थे, रदरफोर्ड ने भी अपना एक मॉडल क्रिएट किया था एटम की डिस्कवरी के लिए, एटम को डिफाइन करने के लिए। तो इन्होंने अपना एक छोटा सा बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया पता लगाने के लिए कि एक एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो किस तरीके से कंसिस्टेड होता है या उसकी क्या क्या नेचर पाई जाती हैं। तो बेसिकली इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लिया जिसकी ऑब्जर्वेशंस देखी गई। उस एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिकली उस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ डिफाइन करते हैं। तो ये मेरे पास इन्होंने एक लिया था गोल्ड फॉइल। बेसिकली एक गोल्ड फॉइल इन्होंने ले ली। गोल्ड फॉइल बेसिकली जैसे हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर, एक्चुअल में ऐसी स्ट्रक्चर नहीं थी उस टाइम पर। एनसीईआरटी की बुक में बेसिक डायग्राम दिखाया गया है जो इन्होंने पूरा अरेंजमेंट तैयार किया था। बस हम यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था और किस बिहाफ पे इन्होंने क्या रिजल्ट्स निकाले। तो बेसिकली इन्होंने जो ये गोल्ड फॉइल ली, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? हीलियम के न्यूक्लियस। तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी कि जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की गई तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल गए, सीधे निकल गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इन देयर पाथ। जिस तरीके से उन्हें डाला गया, जिस तरीके से उन्हें स्ट्राइक किया गया इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए। पहली ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये देखी, गोल्ड फॉइल से बिना डिफ्लेक्ट हुए वो सीधे निकल गए। दूसरी ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से टकरा करके किसी पर्टिकुलर एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। उन्होंने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। तो कहीं कहीं से अल्फा पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन पाया गया और किसी एक पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट से ये देखा गया कि अल्फा पार्टिकल्स सेम उसी पाथ पर वापस लौट आए जिस पाथ से वो गए थे। पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड होते हुए बिल्कुल सीधे निकल गए, पास्ड इन दी स्ट्रेट लाइन, पास्ड ऑन देयर विद देयर ओन पाथ विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम द गोल्ड फॉइल। दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि सम ऑफ द हीलियम पार्टिकल्स या अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ विद अ पर्टिकुलर एंगल या एट एन पर्टिकुलर एंगल। और तीसरा ये देखा गया कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर बाउंस बैक फ्रॉम द स्ट्राइकिंग बाय द स्ट्राइकिंग एट द सेंटर ऑफ द गोल्ड फॉइल। तो ये जो तीन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर इन्होंने तीन रिजल्ट्स भी निकाले। तीन रिजल्ट्स क्या निकाले? पहली जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने करी कि भाई यहाँ से, पहली जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने करी वो पहली ये थी कि जो अनडिफ्लेक्टेड होकर के सीधे सीधे पास आउट होकर निकल गए, बिल्कुल सीधे सीधे निकल गए। तो इसका मतलब ये रिजल्ट ये निकला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम या मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। यहाँ से हमें पता चला कि बहुत सारा भाग, बहुत सारा पार्ट किसी एटम का क्या है, खाली है, जिसकी वजह से वो
जो पार्टिकल्स हमने डाले थे अल्फ़ा पार्टिकल्स वो स्ट्रेट लाइन में सीधे सीधे निकल गए। पहला रिजल्ट इनका ये निकला, कंक्लूजन ये निकला। दूसरा क्या था कि एक इस छोटा सा जो फ्रैक्शन था अल्फ़ा पार्टिकल्स का वो डिफ्लेक्ट हुआ था किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर, आए थे और किसी एंगल पर मुड़ गए, आए और किसी एंगल पर मुड़ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह से वो अपने किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए हैं वो पार्ट बेसिकली कुछ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को कंटेन किए हुए है, क्योंकि उसके आसपास अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ही ये वहाँ से डिफ्लेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा जिसकी वजह से ये क्या कर पाए हैं, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो पाए हैं, किसी एक एंगल पर रोटेट कर पाए हैं। तीसरा इन्होंने ये बताया कि जो पर्टिकुलरली मिड वाला पॉइंट था, जो सेंटर था, वहाँ से बिल्कुल सेम 180 डिग्री एंगल बनाते हुए बाउंस बैक हो गए हैं। 20,000 में से कोई एक या दो पार्टिकल्स ऐसे पाए गए, लगभग ये एक रेशो पाया गया कि अगर हम बात कर रहे हैं 20,000 पार्टिकल्स की तो उसमें से कुछ पर्टिकुलर एक या दो पार्टिकल्स ऐसे थे जो उसी डायरेक्शन में सेम वापस आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ द गोल्ड फॉइल इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये बहुत सॉलिड पार्ट है जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए हैं, सेम डायरेक्शन में रोटेट होकर के वापस आ गए हैं, उससे बाउंस होकर के या स्ट्राइक होकर के। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन इन्होंने बताई कि पहला जो रिजल्ट निकला इनके ऑब्जर्वेशन से वो ये ऑब्जर्व करने के बाद कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी। दूसरा ये निकला कि जिस जगह से वो डिफ्लेक्ट हुए हैं वो पार्ट्स जो हैं वो सॉलिड हैं, वहाँ पर कुछ पॉजिटिवली चार्ज बैठा हुआ है, वहाँ पर कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है जो रिपल्जन की प्रॉपर्टी को क्रिएट कर रहा है। और तीसरा ये कि सेंटर ऑफ द जो चार्ज है, सेंटर ऑफ द एटम जो है वो बेसिकली कम्प्लीटली पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि वहाँ से कुल मिलाकर के सारे जो एटम्स हैं वो बाउंस बैक हो पा रहे हैं, हीलियम के जो पार्टिकल्स हैं वो बाउंस बैक हो पा रहे हैं। तो ये इनके कंक्लूजन्स थे जो अभी हमने कहे। बेसिकली जो इनका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये था कि एक छोटे से पर्टिकुलर रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर यहाँ पर जिस जगह से स्ट्राइक होकर के वापस आए हैं उस रीजन को नाम दिया गया है न्यूक्लियस का। और जो ये न्यूक्लियस है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स से क्या है, सराउंडेड है, जो कि इसके चारों तरफ बहुत हाई स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहे हैं, जिनको हमने ऑर्बिट का नाम दिया है। वो जो सर्कुलर पाथ है जिन पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज द ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन्स और इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स बैठे हुए हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एटॉमिक नंबर मास नंबर में रिलेशन। किसी एक एटम के अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ तो उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और Z से रिप्रेजेंट करने के बाद इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं P से रिप्रेजेंट करता हूँ। और ये हमें पता है कि कोई भी एक एटम अगर न्यूट्रल स्टेट पर है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो किसी एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं Z, और प्रोटॉन बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, तो हम ये कह सकते हैं कि Z बराबर हो सकता है इलेक्ट्रॉन के। लेकिन एटॉमिक नंबर सीधा रिलेशन ध्यान रखना कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के हमेशा इक्वल होता है। अब अगर मैं मास नंबर में एक रिलेशन निकालूँ तो मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी सिंबल को लिखने के लिए हम ऐसे यूज़ करते हैं, Z नीचे A ऊपर। पहली रिप्रेजेंटेशन तो ये होती है कि सिंबल को रिप्रेजेंट करने की, या फिर दूसरी रिप्रेजेंटेशन ये होती है ZXA। A को हम पीछे की तरफ लिखते हैं। जैसे मैं सोडियम की रिप्रेजेंटेशन दूँ तो सोडियम लिखा हुआ है 11 प्लेस पर, 11th प्लेस पर, उसका एटॉमिक नंबर होता है 23। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या मैं 23 को आगे की तरफ भी लिख सकता हूँ। तो 11 Na23। इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम की या एलिमेंट की सिंबल की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब अगर मैं इसमें एटॉमिक मास और प्रोटॉन के नंबर में रिलेशन देखूँ तो एटॉमिक मास पाया गया है Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, या फिर इस Z को हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हो जाता है हमारे पास एटॉमिक मास। दोनों में से वो फॉर्मूला हम लगाएंगे जिसकी हमें नीड होगी। अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट हम इस चीज़ को अप्लाई करने वाले हैं। अगर मुझे एटॉमिक नंबर पता है तो मैं Z प्लस N लगाऊंगा, अगर मुझे प्रोटॉन पता है तो मैं P प्लस N लगाऊंगा। न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और इस फॉर्मूले का आगे भी कई जगह पर यूज़ होता है। नेक्स्ट इसमें टर्म आ जाती है आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। ये भी छोटी क्लासेज में हम पढ़ते थे, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। बेसिकली ये एक ही टाइप के एलिमेंट के एटम होते हैं, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिनमें एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम रहे। एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब है एटॉमिक मास अलग होना चाहिए। जैसे कि मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, एक 1H1 होता है, एक 1H2 होता है, और एक 1H3 होता है।
ये होता है प्रोटियम, ये होता है ड्यूटीरियम, ये होता है ट्राइटियम। इन सभी का एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो स्पीशीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, या एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, या एटम्स ऑफ द वन एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोटॉप्स। उनको हम आइसोटॉप्स का नाम देते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम का। ये रहा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, या प्रोटॉन्स के नंबर जो होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं वो सारे के सारे प्रोटॉन के नंबर से ही न्यूक्लियस के अंदर। इनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी उन्हीं बात पर डिपेंड करेंगी कि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है। अगर मैं आइसोबार्स की बात करता हूँ तो आइसोबार्स के लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 18 आर्गन और ये 40, फिर मैंने लिखा 19 पोटेशियम 40, फिर मैंने लिखा 20 कैल्शियम 40। तो ये बेसिकली क्या है, इनके एटॉमिक मास सेम है और एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं, और आइसोबार्स अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर या डिफरेंट वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोबार्स। जिसमें एटॉमिक मास सेम आएगा, जिनमें एटॉमिक मास सेम आएगा वो आइसोबार्स, जिनमें एटॉमिक नंबर सेम आएगा वो आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स होते हैं सेम एलिमेंट के एटम्स, आइसोबार होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स। ये इनका बेसिक डिफरेंस है जो याद रखना है। अब यहीं से ड्रॉबैक्स की अगर हम बात कर लें रदरफोर्ड के मॉडल की, जो रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था उसके क्या ड्रॉबैक्स रहे हैं, क्यों वो एप्लीकेबल नहीं माना गया। तो पहली चीज़ ये थी कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसने केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। दूसरी चीज़ जो बेसिकली उसने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, उनके बीच में जो प्लेनेटरी मोशन होता है, जिस ऑर्बिट में वो घूमते हैं, बेसिकली वो एक प्लेनेट का काम करता है और प्लेनेटरी मोशन वो कहलाता है जिस ऑर्बिट में जब वो रोटेट करते हैं या सर्कुलर मोशन करते हैं। तो वो प्लेनेटरी मोशन से जो प्लेनेटरी मोशन जो ग्रेविटी की वजह से हो पा रहा है या ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस की वजह से हो पा रहा है, उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। वो मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, मैक्स प्लांक के नाम से भी इनको जाना जाता है। मैक्सवेल ने क्या काम किया था कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में, रदरफोर्ड के मॉडल में एक क्वेश्चन किया था, क्योंकि बेसिकली पर्टिकुलरली बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स वेबिनार्स किए जाते हैं जब किसी भी एक्सपेरिमेंट की डिस्कवरी होती है। तो मैक्सवेल का एक क्वेश्चन था कि जब कभी भी एक चार्ज स्पीशी घूमती है, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल ने फिजिक्स में अपनी इक्वेशंस दी हैं, जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व करता है या मूवमेंट में होता है, मोशन करता है, तो वो अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस को इमिट करता है, हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का वो लॉस करता है। और ऐसा अगर किसी एटम के स्ट्रक्चर में हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को इमिट करें या रेडिएशन को इमिट करें, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड ऐसा नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू द बोहर ऐसा नहीं हुआ। तो मैक्सवेल ने ये क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट क्यों नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ का आंसर देने में जो रदरफोर्ड थे वो फेल हो गए, वो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए, जिसकी वजह से मॉडल फेल हो गया। नेक्स्ट इसी में क्वांटम मैकेनिक्स का जो मॉडल होता है, जो क्वांटम मैकेनिक्स काम करती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे साई फंक्शन के बिहाफ पे, पूरा का पूरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और एक श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आती है जो क्वांटम मैकेनिक्स पर काम करती है, उसको भी ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया।